स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का, जिसके आज फोर्थ लेक्चर अपन पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें पिछले टर्म तक हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया था। कूलॉम्स लॉ के एप्लीकेशंस हम कर रहे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स अभी हमने लास्ट टर्म पे किए थे और धीरे धीरे इजी टू हार्ड क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स लास्ट टर्म पे हमने किए थे और आज हमारा मेन काम यही है। आज के लेक्चर में हम कूलॉम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और धीरे धीरे उसके लेवल को बढ़ाएंगे और कई और एप्लीकेशंस कूलॉम्स लॉ से जुड़े हुए आपको बताएंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स, ये है वो न्यूमेरिकल, आज पहला न्यूमेरिकल आज का। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज कैपिटल एफ। ना तो दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स आपको दिए ना उनके बीच का डिस्टेंस दिया, फोर्स भी आपको वैल्यू नहीं दे रखी है, सिर्फ इतना बता रखा है कि दो चार्जेस हैं, कोई भी दो चार्जेस, उनके बीच का वैक्यूम में फोर्स कैपिटल एफ है। इफ द चार्जेस आर मेड हाफ, अब वो कह रहे हैं कि इन चार्जेस को अपन क्या कर दें, हाफ कर दें। दोनों चार्जेस को जो भी उनके मैग्नीट्यूड थे उनको हाफ कर दिया। इफ द चार्जेस आर मेड हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, जो डिस्टेंस था उनके बीच का वो डबल कर दिया अपन ने। तो देन न्यू फोर्स विल बी, तो न्यू फोर्स क्या होगा, और ऑप्शंस जो दिए हैं वो आपको सब एफ के टर्म्स में दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक बात तो याद रहे कि जब दिए नहीं है चार्जेस अपने को तो अपन अपनी तरफ से मान सकते हैं। तो चार्जेस अपन ने मान लिए Q1 Q2, उनके बीच का डिस्टेंस भी दिया नहीं है अपने को, तो वो भी अपनी तरफ से अपन मान सकते हैं क्या, R। तो चार्जेस मान लिए Q1 Q2, डिस्टेंस मान लिया R, तो फोर्स उनके बीच का दिया है F। तो सबसे पहले तो अपन कूलॉम्स लॉ अप्लाई करेंगे और जो 1/4πε0 की फॉर्मेलिटी है वो ऐसे न्यूमेरिकल्स में करने की जरूरत नहीं है, जहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं F के टर्म्स में ही। तो फिर आप सीधे सीधे Q1 Q2 अपॉन R²। क्या है ऑब्जेक्टिव्स में, कंपटीशन में जो क्वेश्चन करने हैं तो वहां टाइम बचाना है, तो फालतू की फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है यहाँ पर तो ऐसे क्वेश्चन में F की वैल्यू डायरेक्ट 1/4πε0 हटा सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R², क्योंकि आंसर F के टर्म्स में चाहिए आपको। ये हो गया पहला केस कि जब दो चार्जेस हैं उनके बीच का फोर्स F है, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्वेश्चन 1। चलिए अब वो क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि द चार्जेस आर मेड हाफ, चार्जेस को अपन क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। तो चार्जेस को अगर हम हाफ कर रहे हैं तो न्यू चार्जेस जो हैं Q1 की जगह Q1 डैश हो गया, तो Q1 डैश Q1 का हाफ हो जाएगा, यानी Q1/2। चार्जेस आर मेड हाफ मतलब जो चार्जेस थे Q1 Q2 उनके हाफ हो जाएंगे। तो न्यू चार्ज Q1 डैश Q1 का हाफ Q1/2 और दूसरा चार्ज Q2 डैश वो Q2 का हाफ यानी Q2/2। तो Q1 डैश इक्वल टू Q1/2, Q2 डैश इक्वल टू Q2/2। एंड डिस्टेंस के बारे में उन्होंने कहा है एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज डबल। डिस्टेंस बिटवीन दैम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करें अगर R डैश से, तो वो क्या होगा, पहला डिस्टेंस जो R था उसका डबल, तो R का डबल क्या होगा, 2R। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ने सारी चीजें समझ ली कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स उन्होंने F दिया है, ना चार्जेस दिए हैं आपको ना उनके बीच का डिस्टेंस दिया है। तो अपन ने अज्यूम कर लिया कि मान लिया चार्जेस अपने क्या है Q1 और Q2 और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, R। तो उनके बीच का फोर्स कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला लगाया, F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R²। फिर जो वो क्वेश्चन की डिमांड है आगे, वो ये कह रहे हैं कि चार्जेस आर मेड हाफ। तो चार्जेस जो थे Q1 और Q2 उनके हाफ कर दे, तो Q1 का हाफ Q1/2, Q2 का हाफ Q2/2। ये हमारे न्यू चार्जेस हो गए Q1 डैश Q2 डैश, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो नया डिस्टेंस R डैश, वो पुरानी डिस्टेंस जो था R उसका डबल कर दिया, मतलब 2R कर दिया। तो अब न्यू फोर्स क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो न्यू फोर्स फॉर्मूला वही लगेगा, F डैश कर दिया न्यू फोर्स को, तो इनके भी डैश डैश हो जाएंगे, Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर। क्लियर है। नाउ पुट द वैल्यूज, यहाँ वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो Q1 डैश की जगह Q1 डैश की वैल्यू आएगी विच इज Q1/2, Q2 डैश की जगह Q2 डैश की वैल्यू आएगी दैट इज Q2/2, और अपॉन R डैश की जगह R डैश की वैल्यू आएगी दैट इज 2R, और स्क्वायर है 2R का स्क्वायर कर देंगे हम। क्लियर है। नाउ कैलकुलेशन है, तो Q1 Q2 पर बाय 4, 2 2 4, नीचे 2R का स्क्वायर करेंगे हम, तो 2 का स्क्वायर 4 और R का स्क्वायर R²। नाउ इस 4 से इस 4 बड़ा मत है ना कहीं, ठीक है ना, ये नीचे नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो फाइनली यू विल गेट Q1 Q2 अपॉन ये 4 4 जा 16, तो 16r²। बोलिए समझ में आया कि नहीं अब तक? अब ये Q1 Q2 अपॉन r², ये आपको पहले ही बता चुके हैं इन इक्वेशन 1, इट इज f। तो ये f हो गया और अपॉन में क्या है 16, तो योर फाइनल आंसर विल बी f बाय 16, विच इज ऑप्शन C। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? तो देखिए ये एक और क्वेश्चन अब आपके लिए कूलम्स लॉ पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से पढ़ेंगे, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आपसे कहा है फोर्स बिटवीन 8 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम चार्जेस इज 20 न्यूटन। मतलब आपको दो चार्जेस गिवन है Q1 और Q2, 8 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम, और उनके बीच का फोर्स आपको दिया 20 न्यूटन। डिस्टेंस नहीं दिया, यहाँ पर डिस्टेंस जब नहीं दिया तो अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, लेट इट इज r। फिर आपको कहा है कि इफ -5 माइक्रोकूलम चार्ज इज गिवन टू बोथ, दोनों को -5 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया, Q1 को भी Q2 को भी, तो नए चार्जेस बन जाएंगे Q1 डैश Q2 डैश, डिस्टेंस वही है। और फिर वो आपसे कह रहे हैं तो न्यू फोर्स क्या होगा, देन न्यू फोर्स इज, और साथ साथ यहाँ नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, नेचर भी बताना है फोर्स का। क्लियर है? तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन में Q1 Q2 दिया है, F दिया है। कूलम्स लॉ से हम जानते हैं F इक्वल टू होता है Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q1 यहाँ पे क्या है 8, Q2 यहाँ पे क्या है 3, 8 इंटू 3, r दिया नहीं तो अपनी तरफ से r मान लिया, 8 इंटू 3 अपॉन r²। Q1 Q2 अपॉन r² क्या होता है F, और वो F फोर्स कितना दिया आपको 20 न्यूटन। इसे इक्वेशन 1 दे दिया अपन ने। या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें। 8 3 24, तो 24 अपॉन r² इक्वल्स टू 20। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, 24 अपॉन r² इक्वल्स टू 20। अब आप कहेंगे कि भाई ये माइक्रोकूलम में था, आपने कूलम में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? आपने बताया था माइक्रोकूलम में दिया तो कूलम में कन्वर्ट करना है। देखिए वहां जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, यानी फोर्स जो भी दिया है 20 न्यूटन, और अगले जो ऑप्शंस दिए हैं वो उसी के टर्म्स में दे रखे हैं, फोर्स F दिया है और आंसर उसी के टर्म्स में दिए हैं, तो फिर ये 1/4πε0 और जो माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने वाली ये फॉर्मेलिटीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपके सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, ये तो Q1 Q2 थे हमारे। अब जो नए चार्जेस हो जाएंगे Q1 डैश एंड Q2 डैश, वो क्या क्या हो रहे हैं? तो जो पहला चार्ज था 8 और दूसरा चार्ज था 3, दोनों में ही हम क्या कर रहे हैं -5 माइक्रोकूलम चार्ज ऐड करें गिवन टू बोथ। कहा है क्वेश्चन में इफ -5 माइक्रोकूलम चार्ज इज गिवन टू बोथ, यानी दोनों को दिया जा रहा है -5 माइक्रोकूलम चार्ज, मतलब दोनों में ऐड हो जाएगा। तो 8 में जब -5 ऐड करेंगे तो 8 - 5 विल बी 3, तो Q1 डैश हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम। एंड व्हाट अबाउट Q2? तो Q2 डैश जो है, तो पहले कितना था 3, और उसमें हम -5 ऐड करेंगे तो 3 - 5 विल बी -2, तो -2 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस तो वही रहेगा r, और अब नया फोर्स क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नया फोर्स यानी कि F डैश आपको पूछा जा रहा है, और वो इक्वल्स टू क्या होगा? तो ये होगा आपका 3 इंटू, भले ही चार्ज का साइन माइनस में है लेकिन अपन मैग्नीट्यूड लेंगे केवल, तो 3 इंटू 2 एंड होल अपॉन r²। 3 2 जा क्या हो गया आपका 6, तो ये हो गया 6 अपॉन r²। इज दैट क्लियर? इसे आप इक्वेशन 2 दे सकते हैं। तो 6 अपॉन r² इक्वल टू क्या है F डैश, और 24 अपॉन r² इक्वल टू कितना था 20। तो अगर आप गौर से देखें कि यहां पर 6 जो है F डैश, भाई डिफरेंस क्या है r² दोनों में ही है, या 6 और यहां पे क्या है 24, तो 6 24 का क्या है 1/4, ठीक है ना? यानी जो प्रोडक्ट है Q1 Q2 इसके डायरेक्टली डिपेंड करता है। r तो यहां पे सेम है दोनों केस में,
तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट आपका 1/4 हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो पहला फोर्स कितना था 20, तो नया फोर्स F डैश जो है वो 20 का क्या हो जाएगा 1/4, तो 20/4, 20/4 मतलब क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। इज दैट क्लियर? पहले फोर्स जो आया था कितना आया था 20 था, 20 कब था जब चार्जेस Q1 Q2 ये थे 8 और 3, तो इनका प्रोडक्ट आया था 24/r²। 24/r² कितना था 20। अब जब नए चार्जेस हो गए 3 और -2, तो जब अपन इनका निकाला तो आया 6/r²। तो 6/r² हमारा F डैश है। F डैश की वैल्यू 20 के टर्म्स में अपने को देखनी है क्या होगी। तो पहले तो अपन ये देखा कि ये जो 24/r² है और 6/r² है, r² दोनों में ही है, तो नया फोर्स F का जो Q1 Q2 है वो 6 है, जबकि पहले क्या था 24। तो 6 24 का कितना टाइम्स है 1/4, 6 4 24, तो 6 क्या है 1/4 है। तो जो न्यू फोर्स है वो गिवन पहले फोर्स का क्या होगा 1/4, 20 का 1/4 क्या हो जाएगा 5, 20 का डिवाइड किया 4 से क्या आएगा 5। तो हमारा आंसर आया 5 न्यूटन। लेकिन 5 न्यूटन भी दो ऑप्शंस में है, ए और बी। अब हमको ए ऑप्शन में दिया था 5 न्यूटन रिपल्शन और बी ऑप्शन में दिया 5 न्यूटन अट्रैक्शन। तो रिपल्शन या अट्रैक्शन ये फैसला कैसे हो, तो देखिए पहले दोनों ही चार्जेस कैसे थे पॉजिटिव, 8 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या करते हैं रिपेल। तो पहले फोर्स कौन सा था रिपल्सिव। लेकिन अब आप देख सकते हैं दो चार्जेस, एक है 3 माइक्रोकूलम और एक है -2 माइक्रोकूलम, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और एक पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अपोजिट। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो यहाँ फोर्स कौन सा लगेगा अट्रैक्शन। तो सही ऑप्शन क्या होगा 5 न्यूटन अट्रैक्शन। तो वाई अट्रैक्शन समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि एक फोर्स एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है। हालांकि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते समय सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड रखा, तो 2 भी बेशक माइनस था लेकिन प्लस रखा, तो ऑप्शन तो ये आया वैसे। लेकिन जब अपने को नेचर देखना है तो नेचर में अपन देखेंगे चार्जेस सिमिलर हैं या अपोजिट हैं। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब कैसे अपोजिट, तो अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं अट्रैक्ट। तो सही ऑप्शन होगा 5 न्यूटन अट्रैक्शन। क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, 2 पॉइंट चार्जेस हैं एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे रखें। पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं कहा, तो अपनी तरफ से अपन ले सकते हैं Q1 और Q2। जब ना दिया हो तो अपनी तरफ से Q1 Q2 ले लें। डिस्टेंस दिया है तो अच्छी बात नहीं, तो अपनी तरफ से r ले लें। यहाँ डिस्टेंस दे रखा है कि डिस्टेंस कितना है स्मॉल r, और एक्सर्ट अ फोर्स कैपिटल F ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे फोर्स जो एक्सर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सर्ट कर रहे हैं कैपिटल F। क्लियर है कि नहीं? अब ये आगे क्वेश्चन में डिमांड है कि द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैपिटल R, मतलब डिस्टेंस बदल गया, पहले स्मॉल r था अब डिस्टेंस कैपिटल R, इस डिस्टेंस कैपिटल R की वैल्यू हमको निकालनी है। कौन सा डिस्टेंस कैपिटल R, एट विच दे एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, जिसपे कि वो सेम फोर्स यानी फोर्स का वैल्यू वही रहे जो पहले थी F, अब नेक्स्ट केस में भी फोर्स की वैल्यू F ही है। डिस्टेंस बदल के कैपिटल R कर दिया और आपसे इसकी वैल्यू कैपिटल R की पूछ रहे हैं कब, व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज। समझ में आया कि नहीं आया? यानी ये दो केस हैं। पहले केस में बताया नहीं कहाँ, तो मतलब जब कुछ मेंशन नहीं किया तो वो एयर में है। तो पहले केस में फोर्स कहाँ है एयर में, एयर में 2 चार्जेस जो स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हैं उनके बीच का फोर्स कैपिटल F है। तो बाय कूलॉम्स लॉ, बाय कूलॉम्स लॉ अगर 2 चार्जेस को हम अपनी तरफ से Q1 और Q2 मान लें, उनके बीच का डिस्टेंस शुरू में दिया है कितना स्मॉल r, तो बाय कूलॉम्स लॉ फोर्स होगा Q1 Q2 अपन r², और वो इक्वल टू कितना दिया है कैपिटल F। उन्होंने कहा कैपिटल F फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पे, तो Q1 Q2 अपन r² इज इक्वल टू कैपिटल F। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत ना? उसके बाद अब वो आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैपिटल R, मतलब डिस्टेंस अब स्मॉल r की बजाय अपन क्या कर देंगे कैपिटल R, एट विच दे एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, तो फोर्स वही सेम एक्सर्ट कर रहे हैं, तो यहां भी स्मॉल कैपिटल F ही रहेगा फोर्स सेकंड केस में भी, और चार्जेस भी वही रहेंगे, चार्जेस चेंज नहीं करते, Q1 Q2 सेम रहेगा, फोर्स कैपिटल F सेम रहेगा, बस डिस्टेंस स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल R, और का व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज। तो कूलॉम्स लॉ में मैंने बताया था कि जब मीडियम में 2 चार्जेस के बीच का फोर्स निकालते हैं तो एयर का जो फोर्स होता है F0 उसका 1/K टाइम्स, यानी Fm इक्वल टू क्या होता है F0/K। तो एक्चुअली ये क्या है हमारा F0 है एयर में,
और अब मीडियम में गए तो मीडियम में क्या होगा 1/k टाइम्स, यानी जो नया फोर्स होगा तो Q1 Q2 चेंज नहीं हो रहे, वो एज इट इज हैं, चार्जेस में कोई चेंज नहीं किया, डिस्टेंस बदल के स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दिया तो कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। और चूंकि मीडियम में है तो मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है K, तो K R स्क्वायर हो जाएगा फोर्स, और वो फोर्स उन्होंने कहा उतना ही लगे, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैपिटल आर एट विच दे एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, तो फोर्स तो सेम रखना है हमको, सेम फोर्स का तो फोर्स सेम रखना है। आप चार्जेस में कोई चेंज नहीं किया, जो वो थे वही रहे, केवल डिस्टेंस चेंज कर दिया। तो पहले एयर में डिस्टेंस था स्मॉल आर, किसी डायरेक्ट्रिक मीडियम में डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो फोर्स जो है 1/k टाइम्स हो गया। और वो कह रहे हैं मैग्नीट्यूड में उतना ही, यानी ये भी कितना है एफ ये भी था, एफ ये भी था। और आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, डिस्टेंस कैपिटल आर की। तो वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैपिटल आर आपसे पूछ रहे हैं, तो वो आएगा किसके टर्म्स में, स्मॉल आर के टर्म्स में। इन्हीं को कंपेयर कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ध्यान से देखिए, तो इक्वेशन 1 और 2 पे दोनों की राइट हैंड साइड सेम हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है Q1 Q2 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड है Q1 Q2 अपॉन के आर स्क्वायर। ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स बचे तो ये सेम हो जाएंगे, ना K कैपिटल आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर, हमें वैल्यू चाहिए कैपिटल आर की, तो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर तो यहाँ है ही, और K जो यहाँ पे इनटू हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन K। एंड फाइनली हमें वैल्यू चाहिए किसकी, कैपिटल आर की, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर का रूट लेंगे तो स्मॉल आर हो जाएगा, और K का रूट लेंगे तो क्या होगा, रूट K। तो इस तरह से कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो गया, R अपॉन रूट K। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स को समझना है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ के कंसेप्ट समझना है। और अब ये अपन ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। पिछले टर्न पे आपने जो क्वेश्चंस किए थे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, तो वहाँ हमने पूरे स्टेप्स फॉलो किए थे, वहाँ स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। और यहाँ पे अपन अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज अपन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट 1/4 लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर आपके टर्म्स में ही आ रहा है, ठीक है ना। कुछ स्टेप आप बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश ये की है कि आपको इस तरह से सॉल्यूशन किया जाए कि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो देखिए भाई, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनसे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को फिजिक्स में अगर सबसे ज़्यादा डर लगता है तो न्यूमेरिकल्स में लगता है, न्यूमेरिकल्स के मारे बहुत घबराए हुए होते हैं अगर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते। न्यूमेरिकल करने का जो तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले फार्मूलों को पकड़िए, कुछ क्वेश्चंस पहले फार्मूला बेस्ड कराए जाएं ताकि बच्चे को फार्मूले की पकड़ हो, फार्मूला याद हो, उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो समझ में आए। और फिर धीरे धीरे जो हमारे टीचिंग प्रिंसिपल्स के अंदर आता है कि किसी भी चीज़ को जब समझाना है तो एकदम से ये नहीं कि सबसे पहले क्वेश्चन बड़ा खतरनाक से एकदम बच्चे के सामने रख दिया, डरा हुआ था बच्चा वैसे ही था और घबरा गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसको धीरे धीरे फ्रॉम ईजी टू हार्ड क्रम में ले जाए और डिफिकल्टी का लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाए ताकि बच्चे की ग्रिप बनती जाए, क्वेश्चंस में पकड़ में आने लगे, उसका खुद का दिमाग चलने लगे। अब आपने खतरनाक सा एक क्वेश्चन लिया, आपने तो करा दिया, बच्चे का तो दिमाग ही नहीं चला, ये हो कैसे गया। अब ऐसे आप 10 क्वेश्चन करा दो, बच्चा देख देख के खुश होता रहेगा, बड़ा अच्छा करा है, बड़ा अच्छा करा है, लेकिन खुद तो कर ही नहीं पाएगा वो। तो उसको इस लायक बनाया जाए कि वो खुद क्वेश्चन करने लगे, उसका दिमाग चलने लगे, और वो तभी चलेगा जब उसको धीरे धीरे। कोई भी बच्चा जब छोटा होता है, पैदा होता है, तो डायरेक्ट वो दौड़ने नहीं लगता, डायरेक्ट मिल्खा सिंह नहीं बन जाता, ठीक है ना। पहले वो खड़ा होना सीखता है, बैलेंस बनाना सीखता है, हल्के हल्के भी चलना सीखता है, थोड़ा थोड़ा चल चल के गिर जाता है तो उंगली पकड़ के भी चलाते हैं उसको, और धीरे धीरे फिर वो जब चलने लगता है कॉन्फिडेंस के साथ, वो चलेगा तो दौड़ेगा भी, ठीक है ना। तो हमारा काम है बच्चे को चलना सिखाना, एक बार चल गया तो दौड़ वो लेगा, ठीक है ना। तो ये आप देखिए, इन क्वेश्चंस को जब हम कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, उनको ध्यान रखना, और जो क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ एक बार उनको बिना देखे अपने आप भी करने की कोशिश करना। अब ये जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल यहाँ मैंने बढ़ाया है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए 3 इक्वल चार्जेस, क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। यानी कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर की इस साइड की लेंथ दे नहीं रखी तो अपनी तरफ से अज्यूम कर लेंगे, अपनी तरफ से मान लेंगे इस साइड की लेंथ ए है, एक ऐसा स्क्वायर है, और वैसे स्क्वायर में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4, लेकिन यहाँ 3 कॉर्नर्स की बात करें, 3 कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं। वो चार्जेस अपनी तरफ से Q1 Q2 और Q3 मान सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड सबके सेम है बिकॉज 3 इक्वल चार्जेस क्या दिए, ये बात ध्यान रखना।
कहाँ रखे हैं? 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर पे रखे हैं। और इफ फोर्स बिटवीन, अब फोर्स जो दिया है, पहले दिया है आपको दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच का, तो फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F12, दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच का फोर्स दिया है F12। और उसके बाद फिर आपसे कह रहे हैं एंड बिटवीन Q1 एंड Q3 इज F13, और Q1 और Q3 के बीच का फोर्स जो है वो क्या है? F13। इसका फिगर कुछ ऐसा है, फिगर दिया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। एक स्क्वायर है, ये 4 कॉर्नर्स होते हैं लेकिन 3 कॉर्नर्स पे चार्ज रखा है, एक पे चार्ज Q1 रखा है, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया एक कॉर्नर पे Q3 हो गया। तो ये 3 चार्जेस हो गए। 3 चार्जेस कहाँ है? तो 3 चार्जेस है Q1, Q2 और Q3, एक स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। स्क्वायर की इस साइड की लेंथ अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हैं, लेट इट इज A, इस साइड की लेंथ A है। और आपसे ये भी कह दिया कि 3 चार्जेस जो हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं, मतलब कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। 3 चार्जेस के नाम बेशक अलग अलग हैं, Q1, Q2, Q3, लेकिन तीनों के बारे में ये पहली लाइन में ही कह दिया कि 3 इक्वल चार्जेस। तो तीनों चार्जेस इक्वल हैं, तो तीनों को इक्वल टू मान सकते हैं अपन, सपोज Q, तो लिख दिया लैट, तो Q के इक्वल मान लिया। यानी तीनों चार्जेस Q1, Q2, Q3 नाम अलग अलग हैं लेकिन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? Q। नाउ वो कहाँ रखें? एक स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पे, तो एक स्क्वायर बना लिया, उसके तीनों कॉर्नर्स पे, 3 कॉर्नर्स पे एक चार्ज रख दिया, Q1, Q2, Q3। क्लियर है कि नहीं? अब स्क्वायर है, इस साइड की लेंथ अपन मान लेते हैं A, लेट लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी स्मॉल a। और ये कंसेप्ट है कि अगर स्क्वायर की इस साइड की लेंथ स्मॉल a हो तो उसके इस डायगोनल की लेंथ क्या होती है? तो डायगोनल की लेंथ होती है a√2, ठीक है ना? तो देयरफॉर लेंथ ऑफ, ये कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का, आगे भी बहुत यूज होगा क्वेश्चंस में। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी स्मॉल a, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ इट्स ईच डायगोनल इक्वल्स टू a√2। इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी? a√2। एनी डाउट? तो ये डायगोनल है, ये डायगोनल लेंथ क्या होगी आपकी? a√2। अब क्या दिया है क्वेश्चन में वो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले उन्होंने कहा है कि फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F12। तो Q1 और Q2 के बीच का फोर्स F12 है, और फोर्स निकालने के लिए दो चार्जेस के बीच का फॉर्मूला अपन जानते हैं कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ से वैसे होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r², बट मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ भी कंपेयर करना, दो फोर्स को ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम फॉर्मेलिटी क्यों करें, हम डायरेक्ट Q1 Q2 अपन r² लगाएंगे। तो पहले कितना दिया फोर्स? F12, F12 इक्वल्स टू F12 किस किस के बीच का फोर्स है? Q1 और Q2 के बीच का। तो ये है Q1, ये है Q2, Q1 Q2 लिखेंगे हम, तो F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन, वैसे होता है r², r मतलब डिस्टेंस, तो Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? a, तो अपॉन में क्या हो जाएगा? a²। लेकिन Q1 Q2 दोनों आपस में इक्वल हैं, इक्वल टू Q है, यानी Q1 की जगह भी Q आएगा, Q2 की जगह भी Q आएगा अपॉन a²। तो हम कह सकते हैं कि F12 इक्वल्स टू Q इंटू Q², इट विल बी Q² अपॉन a²। इक्वेशन 1, ये वैल्यू आ गई किसकी? F12 की। F12 कितना हो गया हमारा? Q² अपॉन a²। इज दैट क्लियर? अब दूसरी चीज आपसे कहा है, एंड दैट बिटवीन Q1 एंड Q3 इज F13। तो F13 फोर्स है किस किस के बीच का? Q1 और Q3 के बीच का। तो Q1 और Q3 के बीच का फोर्स F13 है, तो F13 निकालेंगे बाय कूलॉम्स लॉ, तो फॉर्मूला होगा Q1 Q3 अपॉन, या ये स्क्वायर मत कर देना क्योंकि Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये डायगोनल लेंथ a√2, तो अपॉन में नीचे आ जाएगा a√2 का स्क्वायर। नाउ Q1 एंड Q3 बोथ आर Q, तो Q1 की जगह भी Q, Q3 की जगह भी Q, तो Q इंटू Q² लिख दो सीधे, ये हो जाएगा Q²। और अपॉन नीचे a√2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो a का स्क्वायर तो a² होगा,
और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 2a²। दिस इज इक्वेशन 2। तो इन दिस वे हमने F12 भी निकाल लिया, F13 भी निकाल लिया। नाउ व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन? क्वेश्चन हमसे कह रहा है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स F12 एंड F13। तो F12 और F13 के मैग्नीट्यूड्स यही आ चुके हैं और इनका रेशियो चाहिए, मतलब डिवाइड कर देंगे। तो F12 अपॉन F13 इक्वल्स टू व्हाट इज F12? इट इज q² अपॉन a²। व्हाट इज F13? इट इज q² अपॉन 2a²। तो बच्चों q² से q² कैंसिल हो जाएगा, ये a² से a² कैंसिल हो जाएगा और ये अपॉन के 2 कहां पहुंचेंगे? ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 2। तो सही ऑप्शन हो जाएगा B 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ऑप्शन हो गया क्या? 2। रेशियो लिया अपन ने, q² से q² गया, a² से a² गया, बचा क्या? 2। तो आपको हो गया 1/2 क्यों नहीं लिखा नीचे? ये तो ये अपॉन के अपॉन में है तो कहां पहुंचेगा? ऊपर। तो ये हो गया 2 हमारा ऑप्शन है B। तो समझ में आया? एक कंसेप्ट यहां हमें और मिला कि अगर किसी स्क्वायर की इस साइड की लेंथ a है तो इस डायगोनल की लेंथ क्या होती है? a√2। एनी डाउट? तो देखिए भाई, अभी हमने कूलॉम्स लॉ के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए जिनमें हमने देखा किस तरह से आपको डिफरेंट कंडीशंस में कूलॉम्स लॉ अप्लाई करना है। उम्मीद है कि अभी कुछ पकड़ आपकी बनी होगी। अब हम एक बात जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हमने वहाँ फोर्स के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी थी केवल, तो अपन ने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल लिया। लेकिन जब एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, सिस्टम का मतलब जब मोर देन 1 चार्जेस हो, जब सिस्टम ऑफ चार्जेस होता है तो अभी तो 2 ही चार्ज थे, तो एक चार्ज पे दूसरे कारण फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है। लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पर कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस होगा जिसमें एक चार्ज पे फोर्स सिर्फ एक चार्ज के कारण नहीं लग रहा होगा, बल्कि मोर देन 1 चार्जेस के कारण फोर्स लग रहे होंगे, मोर देन 1 फोर्सेस। और जब फोर्सेस एक से ज्यादा लग रहे हैं और टोटल फोर्स हमको निकालना है, तो बच्चों यहाँ अक्सर जो गलती हो जाती है कि दिमाग से निकल जाता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अपन ने क्या किया, पता चला 2 फोर्स हैं, एक चार्ज पे 2 फोर्स लग रहे हैं, दोनों अपन ने निकाल लिए, पता चला एक आ गया 8, एक आ गया 4, और आपसे का टोटल फोर्स रहा है, इसमें क्या लो जोड़ दो दोनों को, 8 + 4 12 हो गया। तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप पहले तो जितने भी फोर्सेस हैं एक चार्ज पे वो सारे अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए, और देन उसके बाद जब हम टोटल निकालेंगे तो ये तो तय कि टोटल मतलब सम, लेकिन कौन सा सम? इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सम कौन सा होगा? वेक्टर सम होगा। अब वेक्टर सम कैसे करेंगे भाई? ये दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई वैसे तो जोड़ना आता है, बट वेक्टर सम में क्या अलग हो जाता है? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। क्लास 11th में अपन ने वेक्टर सम पढ़ा था, कुछ लॉज पढ़े थे, कुछ याद आ रहा होगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। भाई देखिए ये सारे भले ही ना सही, लेकिन एक लॉ तो आप पकड़ के चलिए बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। कौन सा? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, चूंकि इसकी बहुत जरूरत पड़नी है आपको, ठीक है ना। ये 2 कंसेप्ट फिजिक्स के बहुत ही ज्यादा यूज होने हैं, एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा आपका जो है हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसका भी काफ़ी यूज़ करेंगे। तो ये 2 चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। थोड़ा सा मैं पहले लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में आपको बता दूं, तो थोड़ा सा एक प्रीवियस आइडिया दे रहा हूं क्लास 11 का, क्योंकि आप मेरे पास जब आए हो तो बेशक आपने खूब पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, मैं तो मान के चलता हूं नहीं पढ़ी, यानी कोई भी कंसेप्ट अगर 11 का भी यूज़ होगा तो मैं वो भी यहाँ क्लियर करूँगा, सारे पाप धुल जाएंगे आप लोगों के। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन अपन यूज़ करते हैं 2 वैक्टर्स के सम के लिए। तो क्या होता है ये आपको बता दें, जैसे हमें सपोज 2 वेक्टर्स का सम करना है और वो 2 वेक्टर्स है हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमें इनका क्या करना है? सम करना है। कौन सा सम करना है? वेक्टर सम, बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा लॉ हम यूज करने जा रहे हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं शॉर्ट में समझ लीजिए आप लोग कि जो 2 वेक्टर्स है हमारे, एक वेक्टर ए वेक्टर को हमने पैरेललोग्राम की एक साइड OA से रिप्रेजेंट कर दिया मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में,
और दूसरे वेक्टर बी वेक्टर को हमने पैरेललोग्राम की दूसरी साइड ए बी वेक्टर ओ बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है कि नहीं? ये दो वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड जो एक दूसरे से जुड़ी हैं, इनसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और अगर ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो यहाँ ये एंगल जो है वो कितना है? थीटा। तो सपोज ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा बी। इनके बीच का एंगल जो है वो है थीटा। हमें फाइंड करना है इनका सम, वेक्टर सम। तो दो वेक्टर्स का सम याद रखना हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant बोले तो उनका sum, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसमें भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होंगे। तो then their resultant vector will be represented in magnitude and direction by the, किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा? तो by the diagonal। किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है? डायगोनल के द्वारा। ना डायगोनल तो दो हो सकते हैं, एक डायगोनल ये भी हो सकता है OC, एक डायगोनल ये भी हो सकता है AB। तो डायगोनल कौन सा डायगोनल? तो याद रखना जो दोनों साइड्स के इंटरसेक्शन से जाता है। तो दो साइड्स OA और OB थी जो रिप्रेजेंट करी दोनों वेक्टर्स को, तो उनका इंटरसेक्शन O है, तो O से पास होने वाला जो डायगोनल होगा OC, तो OC विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर को R वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड होगा R। तो R वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? डायगोनल से। कौन से डायगोनल से? जो पास हो रहा है इंटरसेक्शन ऑफ द टू साइड से। तो कुल मिला के जो स्टेटमेंट होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का, वो ये है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल। कौन सा डायगोनल? पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू साइड्स। और इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए एक फॉर्मूला था जो क्लास 11 में आपने डिराइव भी किया था। या डिराइव तो नहीं करना अपने को, डायरेक्ट याद रखना है कि अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं A और B, उनके बीच का एंगल है थीटा, तो उनके जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा R, उसके लिए फॉर्मूला होगा R इक्वल टू √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा ये फार्मूला किसके लिए है? रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए। इस फार्मूले का बड़ा यूज होने वाला है। अब यहां पर आपको फोर्सेस मिलेंगी। तो फोर्सेस मान लिया दो फोर्स हैं, एक फोर्स है F1 और एक फोर्स है F2। एक चार्ज पे दो फोर्स लग रहे हैं। तो अगर आपको उनका वेक्टर सम करना है F वेक्टर विल बी द वेक्टर सम ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो जब दो फोर्सेस का सम करेंगे इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा F, अगर हम F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, F1 F2 फोर्सेस के मैग्नीट्यूड हैं दो, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? √F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। इज दैट क्लियर? अब यहां पर अगर दोनों फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, ये स्पेशल केस है कि F1 इज परपेंडिकुलर टू F2, तो फिर थीटा 90 हो जाएगा, cos 90 0 होने से ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। तो केवल रेडियस होके F इक्वल टू क्या हो जाएगा? √F1² प्लस F2²। तो हम देख लेंगे थीटा गिवन है उनके बीच का एंगल, तो कितना दिया है वो रख सकते हैं फॉर्मूले में, ऐसे निकाल लेंगे। और अगर परपेंडिकुलर दिया है तो परपेंडिकुलर केस में डायरेक्ट फॉर्मूला रेडियस होकर ये हो जाएगा, सीधे ये लगाएंगे F इक्वल टू √F1² प्लस F2²। दो पॉसिबिलिटीज और भी हैं कि अगर F1 और F2 सेम डायरेक्शन यानी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना, आर इन सेम डायरेक्शन यानी पैरेलल, सेम डायरेक्शन के लिए अपन पैरेलल कह सकते हैं। मतलब पता ये भी टुवर्ड्स ईस्ट, ये भी टुवर्ड्स ईस्ट, दोनों टुवर्ड्स ईस्ट हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा तो देन F इक्वल्स टू सीधे सीधे ऐड हो जाएगा F1 प्लस F2, इनके मैग्नीट्यूड सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो सीधे सीधे कब जोड़ेंगे मैग्नीट्यूड्स? जब डायरेक्शन सेम हो, और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होगी जो दोनों की, ये दोनों टुवर्ड्स ईस्ट तो वो भी टुवर्ड्स ईस्ट हो जाएगा।
एक और स्पेशल केस है कि इफ F1 and F2 are in opposite direction, are in opposite direction, ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो जब अपन वेक्टर सम कर रहे हैं ना फोर्सेस का, याद रखना जब एक से ज्यादा फोर्सेस हो तो वेक्टर सम करना होगा फोर्सेस का। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं देखना है, जो भी फोर्स जितने भी हैं, एक से ज्यादा, उन सारे फोर्सेस का हमें क्या देखना है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी। और डायरेक्शंस देखने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर दे आर पैरेलल टू ईच अदर और इन अपोजिट डायरेक्शन और परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो उनके बीच का जो भी एंगल हो उसके हिसाब से अपने को अपना फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो बेटा तो याद रखना रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, F1 माइनस F2। ये कब होगा, व्हेन F1 ग्रेटर देन F2। और F2 माइनस F1 ये कब होगा, जब F2 ग्रेटर देन F1। मतलब कुल मिला के होगा माइनस। आप कहोगे वेक्टर सम कर रहे हैं, आप तो सम बोल रहे थे, सम में का मतलब तो प्लस होता है तो माइनस हो रहा है, याद है बिल्कुल, ठीक है ना। वैसे सम का मतलब प्लस ही होता है स्केलर्स में, लेकिन वेक्टर में वेक्टर सम का मतलब सिर्फ प्लस ही नहीं होगा, हम डायरेक्शन देखेंगे। अगर डायरेक्शन सेम है तो जुड़ जाएंगे, मैग्नीट्यूड उनके ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस हो जाएंगे। और जब माइनस करेंगे तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अगर F1 बढ़ा तो F1 माइनस F2, F2 बढ़ा तो F2 माइनस F1, और डायरेक्शन किसके अलग होगी, जो ग्रेटर होगा। F1 बड़ा है F2 से तो डायरेक्शन F1 के अलॉन्ग, F2 बड़ा है F1 से तो डायरेक्शन F2 के अलॉन्ग। समझ में आ गई ना यार कि डिफरेंट केसेस थे किसके, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के। फॉर्मूला जोर से याद रखना, फोर्सेस के लिए ये हो जाएगा F इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। परपेंडिकुलर है तो केवल F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये दोनों रिप्रेजेंट किससे होंगे, डायगोनल से। कौन सा डायगोनल, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू साइड्स। और अगर डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएंगे F1 प्लस F2, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस हो जाएंगे F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1। क्लियर है कि नहीं। तो ये मैंने आपको अप्लाई कर दिया, लॉ समझा दिया ढंग से अच्छे से, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और यहाँ पे मैंने साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दिया क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक बार और समझ लीजिए कि अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, उस सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पे अगर अपने को नेट फोर्स निकालना है तो जितने भी फोर्सेस हैं सबका पहले तो आप निकालेंगे, अलग अलग फोर्स निकाले, उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकाली। और उनकी डायरेक्शन निकालने के बाद अपन ने देखा, फैसला किया कि कैसे हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। आइदर दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सेम डायरेक्शन, और अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन, या परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या इन तीन में से कोई भी केस नहीं तो कुछ ना कुछ एंगल उनके बीच का मिल जाएगा आपको थीटा। तो डिफरेंट केस के लिए मैंने आपको अलग अलग फार्मूले बता दिए, तो ये अपन अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि 8 दिया 1 दिया 4 अपना निकाल लिया, डायरेक्शन देखी नहीं, 8 + 4 कर दिया 12, ऐसा नहीं करना है। क्लियर है कि नहीं। चलिए तो अब इसका अपन एप्लीकेशन करेंगे, जब फोर्स एक से ज्यादा हो तो कैसे नेट फोर्स निकालेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं अपन। तो देखिए भाई, अब एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अभी आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझा है हमने, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं हम। इसमें आपसे बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, 2 सिमिलर स्फीयर्स हैविंग प्लस q एंड माइनस q चार्ज आर कैप्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो 2 सिमिलर स्फीयर्स हैं, चार्जेस एक पे प्लस q एक पे माइनस q, हालांकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, q माइनस बता रही है साइन, नेचर अपोजिट है। तो 2 चार्जेस हो गए, q1 भी q, q2 भी q, आर कैप्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। वो सर्टेन डिस्टेंस आपको नहीं बताया कितना, जब ना बताएं तो मैंने बताया था आपको अपनी तरफ से आप r मान सकते हैं, तो डिस्टेंस मान लेंगे अपन r। फिर वो कह रहे हैं कि F फोर्स एक्ट बिटवीन देम, उनके बीच कितना फोर्स लगता है, F फोर्स एक्ट करता है। कूलम्ब्स लॉ से हम जानते हैं F इक्वल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F अपन निकाल लेंगे। तो q1 भी क्या है q, q2 क्या है माइनस q है बेशक, लेकिन मैग्नीट्यूड लेंगे अपन q, और q इंटू q अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा F, या कह सकते हैं q स्क्वायर, q इंटू q क्या हो जाएगा q स्क्वायर, तो q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया F। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो ये हमारी वैल्यू आ गई F की, F इक्वल टू हो गया q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इतना कैलकुलेशन अपन ने सिर्फ यहाँ तक इतनी जो बात लिखी थी कर लिया अपन ने। क्वेश्चन में क्या कहा था, 2 सिमिलर स्फीयर्स हैविंग प्लस q एंड माइनस q चार्ज
तो प्लस क्यू और माइनस क्यू बेशक दे दिया, लेकिन मैग्नीट्यूड तो क्यू क्यू हो गया, तो Q1 भी क्या है क्यू, Q2 भी क्या है क्यू, आर कैप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस का है दिया नहीं तो अपनी तरफ से मान लिया डिस्टेंस आर, और उनके बीच का फोर्स वो कह रहे हैं एफ, फोर्स एक्ट बिटवीन देम, तो फोर्स एफ कूलम्ब्स लॉ से एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 भी क्यू, Q2 भी क्यू, Q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एफ आ गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया? अब वो क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट लेके आए, यहाँ पर क्या ट्विस्ट लेके आए क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने कहा कि इफ इन द मिडल ऑफ टू स्फीयर्स, ठीक है ना, अब दोनों स्फीयर्स के बीच में अनदर सिमिलर स्फीयर हैविंग प्लस क्यू चार्ज इज कैप्ट, एक और ऐसा ही सिमिलर स्फीयर रख दिया जिस पे चार्ज कितना है प्लस क्यू, ये तीसरा स्फीयर अब यहाँ आ गया, फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, और कहाँ रखा ये भी बता दिया उन्होंने, इन द मिडिल ऑफ टू स्फीयर्स, यानी ठीक बीच में रख दिया, ठीक है कि नहीं। सपोज एक स्फीयर ये है आपका, एक स्फीयर ये है आपका, पहले यही दो स्फीयर्स थे हमारे, इस पे चार्ज कितना था प्लस क्यू, इस पे चार्ज कितना था माइनस क्यू, और इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना था आर था, और इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना था एफ। ये सिचुएशन पहले थी, और अब क्या चेंज आया कि एक और अनदर सिमिलर स्फीयर हम ले आए, और सिमिलर स्फीयर को कहाँ रख दिया, दोनों के ठीक मिडिल में, यहाँ रख दिया। अब मिडिल में रख दिया है मतलब दोनों से डिस्टेंस इक्वल होगा, और जो टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ होगा, मतलब ये तीसरा स्फीयर, इस पे चार्ज कितना है हैविंग प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज इस पे है, और ये स्फीयर का दोनों से डिस्टेंस कितना होगा आर का हाफ, यानी आर बाय टू, तो ये इस प्लस क्यू चार्ज से भी आर बाय टू, और इस माइनस क्यू चार्ज से भी डिस्टेंस का कितना होगा आर बाय टू, इसको रख दिया दोनों के मिडिल में, ठीक बीच में रख दिया। फिर आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, कितना फोर्स अभी एक्सपीरियंस करेगा, अब ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हमको बताना है, तो फॉर दैट हमें करना क्या होगा, हम देखेंगे कि जैसे इस चार्ज को हमने ठीक बीच में रखा, तो इस चार्ज पे ये प्लस क्यू चार्ज भी फोर्स लगाएगा, और ये माइनस क्यू चार्ज भी फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स लगाएंगे, दोनों फोर्स की डायरेक्शंस क्या होंगी वो देखेंगे हम। सबसे पहले आप देखिए ये प्लस क्यू चार्ज, इस पे इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है ना, फोर्स ऑन थर्ड स्फीयर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये फोर्स को अगर हम मान लें F1, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा, तो इस फोर्स को अगर हम F1 कह दें तो ये डायरेक्शन होगी रिपेल करेगा, मतलब दूर भगाएगा इसको इस तरफ को, ये फोर्स F1 की डायरेक्शन हो गई। तो F1 अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड में कितना होगा F1 विल बी इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिए, F1 विल बी इक्वल्स टू, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q, Q2 भी Q, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस R की जगह R बाय टू, तो हम कहेंगे Q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस R की जगह R बाय टू, R बाय टू का क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर मत भूलना, तो ऊपर तो Q स्क्वायर हो गया Q इंटू क्यू, नीचे R बाय टू का स्क्वायर यानी R स्क्वायर बाय फोर, R बाय टू का स्क्वायर होगा R स्क्वायर बाय फोर। अब ये फोर जो अपॉन के अपॉन में कहां पहुंचेंगे ऊपर जाके ये हो जाएगा 4Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, बट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर क्या है अपना F, तो इस Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से F, तो दैट विल बी 4F, तो ये F1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4F आ गई, हाँ ओके, F1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4F हो गई, F1 की वैल्यू जो 4F आ गई हमारी, अब ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या होगा इसका डायरेक्शन के लिए अपन देख रहे हैं यहां पर फिगर में कि ये इसको रिपेल कर रहे हैं, डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, इस तरफ मतलब टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, क्योंकि ऑप्शन में ये दिया है टुवर्ड्स प्लस क्यू चार्ज, टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, तो यहां पर हमने लिखना होगा कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब कुछ बच्चे बड़ी हड़बड़ी में रहते हैं, बड़ी जल्दी में रहते हैं, उन्होंने इतना कर दिया, वो इतना करते ही उनको एक ऑप्शन भी मिल गया, ऑप्शन डी यही है 4F टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। अब उन्होंने ये भी नहीं देखा कि सवाल पूरा हुआ है कि नहीं, एक ऑप्शन जैसे ही दिख गया तो बस उसी पर लगा के आगे बढ़िए, यही है सही, ध्यान रखना। ये तो अभी एक फोर्स निकला है F1 जो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण लग रहा है इस पे, थर्ड स्फीयर दोनों के बीच में रखा है तो फोर्स को एक नहीं लगाएगा, दोनों ही लगाएंगे, इस तरफ से फोर्स लगा F1 इधर, अब ये माइनस क्यू चार्ज है इसके कारण भी तो फोर्स लगेगा, और ये माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा, अपोजिट है ना माइनस क्यू, तो अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या किया था रिपेल,
ये नेगेटिव है, नेगेटिव फोर्स क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसे पता चलेगी, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, तो यहाँ डायरेक्शन मिल जाएगी फोर्स की। ये फोर्स F2 है जो कौन लगा रहा है, माइनस क्यू चार्ज, इस पे क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। और मैग्नीट्यूड क्या होगा इस फोर्स का, F2 कह दें अगर से, F2। अब भाई दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर लिख रहा हूं डायरेक्ट, और डिस्टेंस इनके बीच का भी क्या है, r/2, तो r/2 का स्क्वायर यहां भी होगा, यानी r²/4, 4 ऊपर यहां भी जाएगा, तो ये हो जाएगा 4q² अपॉन r², यानी अगेन q² अपॉन r², 4f। तो ये F2 भी क्या आ गया, 4f आ गया, F1 भी क्या आया था, 4f आया था। और डायरेक्शन क्या है F2 की, तो ये डायरेक्शन भी कहां है, टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, तो ये भी 4f टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। याद रहे, हम जब भी निकालेंगे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो वेक्टर सम करना पड़ेगा। वेक्टर सम के लिए डायरेक्शन का भी पता होना जरूरी है। अगर हमने डायरेक्शन नहीं निकाली होती तो गड़बड़ हो जाती। यहां देखा ये आ गया 4f, यहां पे ये भी आ गया 4f, बोले टोटल कितना जोड़ दिया, 4f प्लस 4f 8f। जरूरी नहीं कि हमेशा 8f ही हो, और अगर 8f है भी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 8f पे भी दो ऑप्शन दे रखे हैं, टुवर्ड्स प्लस क्यू चार्ज, टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। अब अगर हम यहां पर देखते हैं कि दोनों 4f मैग्नीट्यूड में हैं, बट इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। देखा इसकी डायरेक्शन भी क्या है, टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, यानी दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम। जब सेम डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर, तो मैंने आपको ये भी बताया कि जब सेम डायरेक्शन में हो दो फोर्स या दो वेक्टर्स और तो पैरेलल टू ईच अदर हो गए, उस केस में सीधे सीधे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड्स के सम के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों को, तो देयरफॉर टोटल फोर्स या नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 4f प्लस 4f, दैट इज 8f। और 8f के भी दो ऑप्शन है, 8f कौन सा, टुवर्ड्स प्लस क्यू चार्ज या टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, तो ये भी टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, ये भी टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, तो रिजल्टेंट भी होगा टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है कि नहीं, तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, 8f। डायरेक्शन क्यों टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। बताइए कोई दिक्कत। तो ऐसे यहाँ पे हमने वेक्टर की नॉलेज का यूज कर लिया कि दो फोर्स निकाले, दोनों के मैग्नीट्यूड निकाले, डायरेक्शन भी निकाले, और डायरेक्शन देखकर डिसाइड किया कि वेक्टर सम करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो दोनों की डायरेक्शन चूंकि सेम थी टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, तो ऐड हो गए। अब इसी क्वेश्चन में आपको बता दूं कि यहाँ डायरेक्शन दोनों की सेम नहीं होती तो क्या होता, मान लिया ये भी पॉजिटिव होता तो ये भी रिपेल करता, तो फिर F1 की डायरेक्शन होती टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज और F2 की डायरेक्शन होती टुवर्ड्स प्लस क्यू चार्ज। इन दैट केस जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती तो रिजल्टेंट इनके डिफरेंस के इक्वल होता, और जब डिफरेंस करते 4f माइनस 4f तो आंसर आता क्या, 0। सही ऑप्शन हो जाता फिर A। समझ में आ गया ना आया, तो ये भी ध्यान रखना, डायरेक्शन का बड़ा खेल है यहाँ, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, और बिल्कुल न्यूमेरिकल्स करते समय भूल मत जाना कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी ध्यान देना है। क्लियर है कि नहीं। तो अब देखिए बच्चों, अपन एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, उसमें भी इसी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज होगा, कूलॉम्स लॉ का यूज होगा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD एज शोन इन द फिगर। ठीक है ना, फिगर में एक स्क्वायर शो किया गया है, ये स्क्वायर है ABCD, इसके 4 कॉर्नर्स पे आप देख रहे हैं 4 चार्जेस रखे हुए हैं। कौन कौन से रखे हैं, कॉर्नर A पे चार्ज है प्लस Q, कॉर्नर B पे चार्ज है प्लस 2Q, कॉर्नर C पे चार्ज है प्लस Q, और कॉर्नर D पे चार्ज है माइनस 2Q। तो इस तरह से 4 चार्जेस हैं जो एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे अरेंज्ड हैं। आपसे कहा गया है द फोर्स ऑन चार्ज Q एट द सेंटर O इज, तो ये स्क्वायर का सेंटर है O, इस पे एक चार्ज Q रखा है, इस चार्ज Q पे हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो भाई कुछ जो कंसेप्ट हैं वो मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर में अभी आपको बताया था अगर इस साइड की लेंथ स्क्वायर की A है तो इस डायगोनल की लेंथ क्या होती है, A√2। स्क्वायर का सेंटर क्या होता है, जहां उसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और वो डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट जिसे सेंटर ऑफ द स्क्वायर कहते हैं,
वो ईच डायगोनल का मिड पॉइंट होता है, मतलब उसका ईच कॉर्नर से, सेंटर ऑफ द स्क्वायर का ईच कॉर्नर से डिस्टेंस होगा वो डायगोनल लेंथ का हाफ होगा। क्या होगा? हाफ ऑफ द डायगोनल लेंथ। नाउ व्हाट वाज द डायगोनल लेंथ? तो हमने डायगोनल लेंथ बताई थी a√2, तो a√2 का हाफ क्या होगा? a√2/2। तो बात को समझना, यहां पर ये तो हम जानते हैं कि ऐसा मान भी लेते हैं कि लेट, दे नहीं रखी तो अपनी तरफ से मान लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ each side of square be small a। मान लिया कि स्क्वायर की इस साइड की लेंथ जो है वो क्या है? स्मॉल a है। तो therefore लेंथ ऑफ इट्स इज डायगोनल, लेंथ ऑफ इट्स ईच डायगोनल। ये कंसेप्ट तो अब आपको समझ में आ ही गया, याद हो ही गया। लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इक्वल टू होगा क्या? a√2। जब स्क्वायर की साइड की लेंथ a होती है तो डायगोनल की लेंथ a√2 होती है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखना। फिर यहां पर हमको सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे चार्ज रख दिया, तो सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे जो चार्ज है q, उस पे फोर्स निकालना ईच चार्ज के कारण, तो उससे ईच चार्ज का डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। समझ में आ गया ना यहाँ? तो सेंटर O जो है उससे A का डिस्टेंस, उससे B का डिस्टेंस, तो A का डिस्टेंस OA, B का डिस्टेंस OB, C का डिस्टेंस OC और D का डिस्टेंस OD। ये सारे के सारे डिस्टेंस आपस में होंगे इक्वल, और कितने होंगे? डायगोनल लेंथ का हाफ। डायगोनल लेंथ a/√2, इसका हाफ यानी a√2/2। ठीक है ना? डायगोनल लेंथ a√2 और डायगोनल लेंथ का हाफ कर ले a√2/2। ऐसे भी लिख सकते हैं, या √2 से 2 उड़ा दो तो a/√2। यानी कि सेंटर ऑफ द स्क्वायर से ईच कॉर्नर का जो डिस्टेंस होगा वो होगा a/√2। एनी डाउट? अब हमको जब इस तरह से सेंटर पे कोई चार्ज रखा है उस पर फोर्स निकालना है। उसका जो तरीका ये कि चार चार्जेस हैं, चार चार्जेस के कारण इस पर फोर्स चार लगेंगे। चार फोर्सेस का वेक्टर सम कैसे निकाले भाई? चार का वेक्टर सम नहीं, हमें 2 का पता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। तो 4 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप डायगोनल्स पकड़ लो। एक डायगोनल AC के अलॉन्ग फोर्स निकाल लो। डायगोनल AC के अलॉन्ग 2 फोर्स लग रहे हैं, एक प्लस क्यू चार्ज के कारण, एक इस प्लस क्यू चार्ज के कारण। फिर डायगोनल BD के कारण फोर्स निकाल लो, इस पर भी एक चार्ज प्लस क्यू के कारण और एक चार्ज माइनस क्यू के कारण। तो 2 फोर्स आ जाएंगे, एक अलॉन्ग डायगोनल AC, एक अलॉन्ग डायगोनल AD, और फिर वो 2 फोर्स हैं, 2 वेक्टर्स का वेक्टर सम आप कर सकते हैं इजीली लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। पर ध्यान ये रहे कि यहाँ हमको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताना है कि द फोर्स ऑन चार्ज एट द सेंटर O इज क्या है। तो मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, ये पूछा है या तो 0 है या फिर किसके अलॉन्ग है। तो अलॉन्ग डायगोनल AC, डायगोनल AC के अलॉन्ग है, अलॉन्ग डायगोनल BD के अलॉन्ग है, या परपेंडिकुलर टू साइड AB। साइड AB कौन सी है? ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे है। तो कुल मिला के हमको ये करना है। क्लियर है कि नहीं? तो इसमें हमें अगेन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करना है। तो मैंने आपको बताया कि स्क्वायर में सेंटर पे निकालना है, और 4 चार्ज का इकट्ठा तो निकलेगा नहीं, तो अपन एक एक डायगोनल के अलॉन्ग निकालते हैं। क्लियर है? सबसे पहले अपन डायगोनल AC के अलॉन्ग देखते हैं। तो फोर्स, नेट फोर्स का नेट फोर्स अलॉन्ग डायगोनल AC, तो डायगोनल AC के अलॉन्ग जो नेट फोर्स होगा उसको हम FAC कह सकते हैं। तो FAC मतलब 2 फोर्स लगेंगे, एक A पे जो चार्ज है उसके कारण, एक C पे जो चार्ज है उसके कारण, और इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगा नेट फोर्स ऑन अलॉन्ग डायगोनल AC। तो देखिए इसके कारण ये FA हो जाएगा, इसके कारण FC मान लेते हैं, और FA की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस Q, इसको यहाँ पे रिपेल करेगा। ये डायरेक्शन होगी किसकी? FA की। और C भी प्लस Q है, ये भी Q को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसकी डायरेक्शन होगी FC। तो डायगोनल AC के अलॉन्ग हमने देखा 2 फोर्स लग रहे हैं, कि FA लग रहा है कि FC लग रहा है। FA और FC डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट के डिफरेंस के ऊपर होगा FA माइनस FC। अब चाहे FA की बात कर लें, ये भी क्या है? Q² अपॉन, भाई चार्जेस Q है ना, तो Q इंटू Q² अपॉन डायगोनल क्या है? a/√2 माइनस FC भी वही है,
यहाँ भी चार्जेस वही है Q1 Q2 QQ, तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस इनका भी क्या होगा A/√2। जब दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है और उनका डिफरेंस करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा 0। तो डायगोनल AC के अलॉन्ग फोर्स क्या हो गया 0। डायगोनल AC के अलॉन्ग फोर्स क्या हो गया 0। और ये तो हमने तक कैलकुलेट करके बताया। जब आप खुद कर रहे हैं कंपटीशन में तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, फैन चलाने की जरूरत नहीं है। देख लिया कि जितना फोर्स इनके बीच लगेगा क्योंकि Q1 Q2 सेम है, R सेम है, उतना ही इनके बीच लगेगा क्योंकि Q1 Q2 सेम है, R सेम है। तो जब इक्वल फोर्स लग रहे हैं और डायरेक्शन अपोजिट है तो रिजल्टेंट क्या होना है 0। तो डायगोनल AC के अलॉन्ग फोर्स क्या हो जाएगा 0। बिना कैलकुलेशन के ही हम देख के समझ सकते थे। फिर आप आते हैं दूसरे डायगोनल पे। दूसरा डायगोनल कौन सा है BD। तो अपन निकालेंगे नेट फोर्स अलॉन्ग डायगोनल BD, ठीक है ना। याद रखिए, बार बार मैं बोल रहा हूं ये कंसेप्ट है, स्क्वायर हो, ठीक है ना। तो 4 साइड्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, ईच कॉर्नर पे एक एक चार्ज रखा है, सेंटर पे आपको फोर्स निकालना है जो चार्ज रखा है उस पे। तो तरीका यही है, चारों का एक साथ रिजल्टेंट नहीं हो सकता, तो हमको 2-2 का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो 2-2 कौन से निकालेंगे, डायगोनल के अलॉन्ग। 2 डायगोनल होंगे, पहले डायगोनल अपन ने निकाला किसके अलॉन्ग, AC के अलॉन्ग। अब डायगोनल BD के अलॉन्ग निकालेंगे। डायगोनल BD के अलॉन्ग 2 फोर्स हैं, एक जो B पे रखा है चार्ज उसके कारण उसको FB कह देंगे, एक D पे रखा है चार्ज -2 उसके कारण उसे FD कह देंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे Q चार्ज है, B पे जो है चार्ज वो +2Q है, और यहाँ पे Q पे कोई साइन मतलब प्लस तो है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो FB फोर्स होगा ना उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, ये डायरेक्शन होगी FB की। FB की डायरेक्शन क्या होगी, रिपेल करेगा तो इस तरफ, ठीक है कि नहीं। और इधर आप देख सकते हैं जो D पे जो चार्ज है वो है -2Q, और ये क्या है Q यानी प्लस चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो जो FD फोर्स होगा ना उसकी डायरेक्शन इस साइड ही हो जाएगी। तो FB और FD दोनों की डायरेक्शन कैसी हो जाएंगी, सेम। तो जब सेम डायरेक्शन हो जाएंगी तो नेट फोर्स अलोंग डायगोनल BD यानी FBD जिसे हम कह रहे हैं, FBD इक्वल्स टू क्या होगा, तो 2 फोर्स हैं डायगोनल BD के अलोंग, एक FB और एक FD, और डायरेक्शन सेम है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। डायगोनल AC के अलोंग 2 फोर्स थे FA FC, डायरेक्शन कैसी थी, अपोजिट, तो क्या हो गया था माइनस। लेकिन डायगोनल BD के अलोंग 2 फोर्स हैं FB और FD, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। एक बार फिर समझ लीजिए कैसे, क्योंकि ये +Q चार्ज है भाई, Q का साइन नहीं दिया, Q का मतलब +Q, तो +Q को +2Q यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो B के कारण जो फोर्स लग रहा है FB वो रिपेल कर रहा है तो इस साइड जा रहा है। और D पे जो चार्ज है वो -2Q है, -2Q नेगेटिव चार्ज, वो +Q को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो डायरेक्शन FD की भी इस साइड है, नीचे की ओर। यहाँ दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या हो गया, प्लस। अब मैग्नीट्यूड, तो भैया मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है लगभग। देखो 2Q × Q यानी 2Q स्क्वायर अपॉन डायगोनल वही है A/√2 का स्क्वायर, प्लस FD की डायरेक्शन, FD का क्या है Q × 2Q, यहाँ पे भी क्या होगा 2Q स्क्वायर अपॉन A/√2 का स्क्वायर। हालांकि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा ही नहीं आपसे। क्लियर हो गया कि जो भी फोर्स होगा वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी ये अलोंग डायगोनल BD। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग डायगोनल BD। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन जैसे ऐसे और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं डाटा चेंज होके। तो याद रखना तरीका यही होता है, पहले अपन इस डायगोनल के अलोंग फोर्स निकालते हैं, फिर इस डायगोनल के अलोंग फोर्स निकालते हैं। जब ये दोनों फोर्स आ जाएंगे तब इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है ना। मान लिया डायगोनल AC के अलोंग फोर्स जो आ रहा था उसकी डायरेक्शन इस तरफ आ जाती, BD के अलोंग इस तरफ आती, तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं हम, और जो डायगोनल होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को। और ये डायगोनल ऐसे आता है यानी कि साइड AB के परपेंडिकुलर, तब हमारा सही आंसर होता है परपेंडिकुलर टू साइड AB। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ AC के अलोंग तो फोर्स 0 ही हो गया, यानी जो भी फोर्स है सिर्फ और सिर्फ किसके अलोंग है, डायगोनल BD के अलोंग। तो सही आंसर क्या होगा, अलोंग डायगोनल BD। क्लियर है कि नहीं। AC का डायगोनल का फोर्स कैंसिल हो गया, 0 हो गया, इसलिए उसको काउंट नहीं कर रहे, तो अलोंग डायगोनल BD आ गया। मान लो AC के अलोंग आता केवल, BD का कैंसिल हो जाता तो अलोंग डायगोनल AC होता। और अगर डायगोनल AC और BD दोनों के अलोंग फोर्स किसी का भी 0 नहीं होता, अलग अलग होते, तो फिर उनका क्या निकालते हैं अपन, रिजल्टेंट, ठीक है नहीं। तो फिर इस केस में ये हम जानते हैं कि एंगल स्क्वायर का क्या होता है, 90 डिग्री होता है ईच एंगल। तो फॉर्मूला लगता है √FAC² + FBD²।
दोनों के अलग अलग फोर्स निकाल के जो मैंने बताया परपेंडिकुलर केस में क्या करते हैं अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर मैग्नीट्यूड के लिए, और डायरेक्शन कैसी आती है अलोंग द डायगोनल। तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं यहाँ पर और इस तरह से, और डायगोनल के अलोंग आती है डायरेक्शन। वो डायगोनल जो होता है वो CD या AB के परपेंडिकुलर होता, तो परपेंडिकुलर टू साइड AB जो ऑप्शन दिया था वो करेक्ट हो जाता। क्लियर है कि नहीं? तो क्लियर है ये क्वेश्चन? तो स्टूडेंट्स आपने देखा अभी आज हमने क्वेश्चंस करे, तो जो न्यूमेरिकल्स का डर था, एक खौफ, एक हवा जो होता है क्या न्यूमेरिकल्स बहुत टफ होते हैं, कैसे होंगे, दिमाग ही नहीं चलता न्यूमेरिकल देख के पहले ही अपन ऑप्शन दिख जाए खासतौर से तो बच्चे और बिल्कुल दिमाग लगाना ही बंद कर देता है, कड़ बम्बे पे जी अच्छा लग रहा है इसको लगा दो, है ना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझ के उसको क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, वो पढ़ के आइडिया लगाइए कौन सा कंसेप्ट इसके अंदर यूज़ हो रहा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ बढ़ती जाएगी, दिमाग चलना शुरू होगा, तो यही न्यूमेरिकल्स जो आपको आज डर लगता है, इन्हीं न्यूमेरिकल्स में आपको मज़ा आने लगेगा। क्लियर है कि नहीं? और फिर आप झपटेंगे न्यूमेरिकल्स को देख के, ठीक है ना। तो आज यहाँ पर अपन ने जो क्वेश्चंस अभी किए, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, और इन क्वेश्चंस की मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें और इन कंसेप्ट को खास तौर से दिमाग में रखें। तो अगले लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ेंगे। अभी हम कुछ आपको और टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ एक ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट वाला भी कॉन्सेप्ट है, तो उनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिशन्स में, तो उन पे अपन अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।